तो हमारे पास 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 31वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। इससे पहले बता दूंगा आज हम क्वेश्चन करेंगे 31 से 35 करेंगे, और इससे पहले जो क्वेश्चन 30 तक मैंने क्वेश्चन थे वो 6 पार्ट में डिवाइड करके 5-5 के हिसाब से करा दिए, और ये भी 5 करवा दूंगा, इसके आगे भी 5 है, इस वीडियो के बाद करवा दूंगा। तो 31वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित परमाणु में कौन मतलब इन क्वांटम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो ये n यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या, और देखो ये क्या होती है प्रचक्रण क्वांटम संख्या। प्रचक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो +1/2 वाला होता है, एक -1/2 वाला होता है। हमें बताना है -1/2 वाले पूरे इलेक्ट्रॉन की बात करता है इसमें कितने होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ माइनस की बात की है इसलिए हम माइनस की संख्या निकालेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या के कोस का सूत्र तो ये होता है कि, और कोस कौन सा कितने उसमें कोस होंगे, तो ये सूत्र होता है 16 कोस होंगे, और एक कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो ये कुल इलेक्ट्रॉन का सूत्र होता है 2n², तो हमने n की जगह क्या 4, तो 4 के इसके 16 और गुना कर दिया 32 आया। 32 तो कुल इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ठीक है ना, और कुल इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमें पता है वो 2-2 के जोड़े में होते हैं, यानी कि एक अगर ऐसे होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, 2-2 के जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। कभी भी एक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये गलत होगा, ये होगा सही। यानी कि 2 होते हैं, 2-2 के जोड़े में होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये देखो, इसका मतलब है कि प्लस यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन तो होंगे वो इस प्रकार होंगे, और जो 16 इलेक्ट्रॉन बाकी के बचे हैं वो इस प्रकार होंगे। इस प्रकार कुल मिला के कितने 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर है ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। और ख में क्वांटम संख्या है n, और l बराबर 0 दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या दे रखी है इसमें। तो देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या दे रखी है, ये तुम्हें बताता है कि n यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, तो यहाँ पर तो देखो 3 सीधा ही आ जाएगा, ठीक है। l बराबर, तो ये सूत्र थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सी क्वेश्चन में काम आया है और आगे भी आता रहेगा। s बराबर 0, अगर ये देखो अल के मान है, अगर एस होगा तो अल का मान 0 होगा, पी होगा तो 1 होगा, डी होगा 2 होगा, एफ होगा 3 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है तो एस का मान क्या होगा, तो 0 के लिए एस का क्या मान होगा, वो होगा एस होगा, तो देखो एस होगा, ठीक है। तो कक्षक तो हो गया 3s, और ये एस के अंदर कितने होते हैं 2 होते हैं, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ के अंदर होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें पूछा किसका है, पी एस का पूछा है, तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S2, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, ये देखो ऊपर की संख्या बताती है, इलेक्ट्रॉन संख्या बताती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 2, ये हमारा फाइनल उत्तर है। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है। 32वें क्वेश्चन में हमें एक जो चीज है उसको सिद्ध करना है, वो क्या है कि ये दर्शाई कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की जो परिधि होती है उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूर्ण गुणज होती है। देखो सबसे पहले बोर कक्षा की परिधि लिखेंगे, परिधि सूत्र क्या होता है, देखो mvr अपॉन बराबर nh/2 पाई, क्योंकि इसी से हमारा परिधि निकलेगी, और ये किससे है, ये आता है बोर की तृतीय परिकल्पना से। और परिधि का सूत्र क्या होता है वो हमें पता है, सबको पता है 2πr होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 2πr बनाएंगे, तो देखो सीधे आसान से बन जाएगा। देखो 2 पाई इधर है, इसको इधर भेज दो, तो इसको पक्षाघात करेंगे तो ये बनेगा 2πr, और mv है इसको इधर भेज दो, मतलब इसको इधर भेज दो, mv को भेज दो इधर, अगर इनको भेजेंगे तो देखो ये mv बटा में आ गया। ये हमारे पास पहले समीकरण बन गया। और डे ब्रोगली समीकरण क्या होती है कि जो लैम्डा होता है वो h/p का p के बराबर होता है, और p क्या होता है कोणीय संवेग यानी कि mv। तो ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखो 2πr बराबर h/p यानी कि h बराबर h/mv है। बीच में किसी का कॉल आ गया था इसलिए फोन कट गया था। तो देखो यहाँ पर क्या था h/p था, देखो h/mv है, यहाँ पर देखो h/mv है, इसका मान क्या है लैम्डा के बराबर। यहाँ पर h/mv की जगह लैम्डा रख सकते हैं या hp रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर hp रखा, और hp की जगह क्या रख सकते हैं लैम्डा रख सकते हैं, ये इसके बराबर, तो यहाँ पर मैंने लैम्डा रख दिया, तो 2πr बराबर n लैम्डा हो गया। तो इसका यही हमारे पास साबित हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की जो परिधि होती है उस कक्षा में गतिमान कर रहे इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। और यहाँ पर देखो अन्य है ना, यहाँ पर इस अन का मतलब क्या होता है कि अन्य है ना कभी भी 1.5 ऐसे नहीं हो सकता, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा, और इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण गुणज है, ठीक है ना, हाफ नहीं होगा, आधा नहीं होगा, पॉइंट ऑफ नहीं होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगी, धनिक प्राकृतिक संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर भी जो अन्य है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ n बराबर 1 2 2 3 और ऐसे लगा दो, यानी कि ये प्राकृत, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एक पूर्ण गुणज है, ठीक है ना। तो ये सूत्र साबित हो गया, यही हमें साबित करना, तो ये याद भी रखना, कहीं काम भी आ सकता है। तो देखो 33 सवाल हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हीलियम स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से 2 यानी कि बामर संक्रमण हो, बामर के लिए हमारे पास n1 होता है वो 2 होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से लेकर 2 कक्षक में आता है, 4 से 2 में आता है बामर संक्रमण, यहाँ लिखा हुआ इस चीज का ध्यान देना, वरना आप कहीं है ना n1 को 4 मान लोगे, n2 को 2 मान लोगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बामर संक्रमण लिखा हुआ इसमें, तरंग दैर्घ्य बराबर संक्रमण वाला हो तो हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या संक्रमण होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन में संक्रमण मतलब यही होता है कौन से कक्षक से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके बराबर तरंग दैर्घ्य के लिए। तो देखो सबसे पहले हीलियम के स्पेक्ट्रम के लिए z बराबर 2 होगा। बामर संक्रमण का मतलब क्या है कि n1 यानी कि 4 से 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो n1 2 हो गया, n2 4 हो गया, और n1 होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, और इसका मतलब होता है जिससे आ रहा हो,
ठीक है, N2 का मतलब, तो ये हो गया मान। हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है R(Z²) यहाँ पे अगर Z का मान कुछ भी रखोगे, हाइड्रोजन लिथियम 1 2 3 तो हीलियम का आ जाएगा, 2 रखोगे तो हीलियम का आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सूत्र है और इसमें मान रखा Z यहाँ पर 2 लिया है हमने अभी। हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए सूत्र तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये है हीलियम के लिए तरंग दैर्घ्य, ये हीलियम के लिए तरंग दैर्घ्य वो है R(Z²). Z क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, N1 क्या है 2 है और 4, इनका स्क्वायर किया तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इनका लघुत्तम लिया और लघुत्तम लेने पर आएगा 4-3 और 3/4, ये कट जाएगा 4 चौक 16, 3/4 आ गया। अब क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर उसकी हाइड्रोजन में अगर संक्रमण हो उसके लिए अगर तरंग दैर्घ्य यही हो, तरंग दैर्घ्य का मान 3/4 हो, तो हमें संक्रमण बताना कौन सा संक्रमण होगा, यानी कि N1 और N2 का मान बताना है। माना हाइड्रोजन के लिए सूत्र तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा R और Z की जगह क्या होगा 1 स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास आ गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगर यही हो उसकी तरंग दैर्घ्य, तो माना तरंग दैर्घ्य यही है, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य की जगह यहाँ पर मान रख दो 3/4R, यहाँ पर देखो मान रख दो 3/4R बराबर, और यही और दूसरा सूत्र क्या बचा, ये आगे वाला सूत्र सेम लिख दो R(N1² और -N2², ठीक है। तो 3/4 R से R कट गया तो बचा क्या 3/4 और इसको मैंने पक्षांतरण कर दिया, इसको इधर भेज दिया तो एक ही चीज है 1/N1²। अब यहाँ पर देखो कि ऐसे क्या संख्या लिखे कि 3/4 ही है, यहाँ पर कुछ और नहीं आना चाहिए। N1 को आप 1 मान लो तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, और N2 को 2 मान लो तो 2 से 1 में आ रहा है, ऐसे मान लो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो देखो इसको लघुत्तम तो 4 आएगा तो ये क्या होगा 4 - 1 तो ये 3/4, यानी कि इसके बराबर ये 3/4 आएगा और इधर भी क्या है 3/4, इसका मतलब ये मान बराबर है। इसका मतलब क्या है N1 का मान होगा वो होगा 1 और N2 का मान होगा 2, यानी कि 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, हीलियम के लिए समान तरंग दैर्घ्य के लिए हाइड्रोजन में संक्रमण N बराबर 2 से N बराबर 1 में होगा। यही हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां। तो 34वां क्वेश्चन क्या है कि जो हमें एक समीकरण दे रखी है कि उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस का मतलब क्या होता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब हीलियम में अब 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा तो वो हीलियम प्लस बना लेगा, यानी कि अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें है। और इसका सूत्र क्या होता है, एनर्जी निकालने का सूत्र पूछा है हमने, हमें पूछा है हाइड्रोजन परमाणु के तलस्थ अवस्था में ऊर्जा जितनी होती है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा गणना कीजिए। इसका सूत्र होता है E बराबर E फाइनल माइनस E इनर्शियल, ये फाइनल ऊर्जा कितनी होती है उसके बाद इनर्शियल। इसका मतलब क्या है, ये देखो हीलियम है, हीलियम के नाभिक, ये नाभिक मान लो, ये देखो इसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, पहले तो इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ही दे दिए, उसके बाद इसमें बचे कितने, नाभिक के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, और उसके बाद इसने 1 इलेक्ट्रॉन फिर से ले लिया तो बच्चा बनेगा क्या इसमें नाभिक और ये हीलियम, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, लेकिन इसके अंदर जो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, वो इससे बाहर चला गया, बाहर चला गया, इसका मतलब वो इसकी कक्षा से बाहर चला गया, यानी कि वो कहाँ चला गया अनंत में चला गया है, ठीक है। तो ई फाइनल क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, वो गया है अनंत में, तो ई अनंत माइनस ई1 कैसे आएगा, क्योंकि इसके अंदर बचा इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 तो यहाँ पर E1 आएगा। और इसका सूत्र होता है, सीधा सूत्र याद रख लो, चाहे E1 के अलग से निकालो ऊर्जा और इसके अलग से निकालो, अगर सीधा सूत्र रखोगे तो भी अच्छा है आपके लिए, वरना E1 का सूत्र होता है वो होता है 2.18 × 10⁻⁻18 Z²/N², ठीक है, ये निकालोगे तो उत्तर सेम ही आना है। तो देखो ये सूत्र सीधा रखा 2.18 × 10⁻18, यहाँ पर रखा हुआ Z² लिखा हुआ छोटा लिखा है, तो 1/N इनर्शियल स्क्वायर माइनस N फाइनल स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था वो इनर्शियल यानी कि प्रारंभ में कहाँ पर था, तो वो था कक्षक में, एक N बराबर 1 कक्षक में था, उसके बाद वो कहाँ चला गया फाइनल यानी कहाँ चला गया अनंत में चला गया, तो N का स्क्वायर हो गया। Z क्या है, हीलियम के लिए Z क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखो 1 है, परमाणु तो उतने ही रहेंगे, Z का मतलब परमाणु होता है, जब परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 को जब इसके साथ गुणा करोगे तो आएगा 8.7 × 10⁻18, और यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/1 इंटू यहाँ पर 0 होगा, तो इसको गुणा करो चाहे 1 को चाहे कुछ भी करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमारा फाइनल उत्तर यही आएगा। और इसके बाद बचा 35वां क्वेश्चन, वो अभी करवा देता हूँ। 35वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु का व्यास है वो इतना दे रखा है कि 0.5 नैनोमीटर, हमें बताना है कि 20 सेंटीमीटर के अंदर कितने परमाणु है वो आएंगे। तो सबसे पहले मैं नैनोमीटर बदला, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन वो सेंटीमीटर में पूछा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के अंदर, या तो इसको बदल दो सेंटीमीटर में या 20 को बदल दो मीटर में, तो भी आपको तो सही होगा, लेकिन मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा, आसान रहेगा। तो 0.n नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, वो होता है 10⁻⁹, तो देखो 10⁻⁹ लिख दिया, और देखो और 0.15 था तो मैंने इसको 1.5 लिखा। तो सूत्र मैंने एक तरीका बताया था, मैंने कहा पॉइंट में अगर आपको समझ नहीं आता कि पॉइंट क्या यहाँ पर 10 की घात बढ़ेगी घटेगी, तो उसका सीधी सी आंसर ये था कि अगर आपको पॉइंट कितने पॉइंट तक लेके आना है, 1 पॉइंट लेके आना है तो 10 का गुणा करना, 2 पॉइंट लेके आना 100 का गुणा करना, 3 पॉइंट लाना है 1000 का गुणा करना, हमें 1 पॉइंट लाना है तो 10 का ऊपर गुणा कर दो 10 का नीचे गुणा कर दो। इस पॉइंट को इधर लाने के लिए कौन सा 10 खर्च होगा, ऊपर वाला 10 खर्च होगा, क्योंकि हमें पता है कोई संख्या लिखी हुई है 1 5, तो हम अगर 10 का गुणा करते हैं तो 0 यहाँ लग जाता है, ठीक है, इसका मतलब वो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये 10 खर्च हो गया, ये क्या 10 की घात 1,
तो ये 10 की घात 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक घात जुड़ जाएगा तो 10 की घात -9 और 10 की घात ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, 10 की घात 10 हो जाएंगे और -10 हो जाएंगे। और इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं 10 की घात 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कर दो 10 की घात 2 का गुणा, यहाँ पर प्लस के 2 माइनस के 10 और प्लस के 2 क्या बनेगा, -8। तो यहाँ पर बचा 10 की घात -8। और इसको ये तो एक पढ़ने का तरीका ये हो गया कि एक कार्बन परमाणु का व्यास इतना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इतनी जो सेंटीमीटर है ना, इसके अंदर कितना परमाणु उपस्थित है, वो सिर्फ एक कार्बन का एक परमाणु उपस्थित है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 1.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर व्यवस्थित परमाणु, वो कितना है, एक परमाणु है। दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु का व्यास है वो इतना है, इतने सेंटीमीटर है, और इतने सेंटीमीटर में कितने परमाणु व्यवस्थित है, वो सिर्फ एक परमाणु व्यवस्थित है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने परमाणु होंगे, तो 1 के बट्टा में लिख दिया इस संख्या को, ये सेंटीमीटर में। और ये 1 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर का पूछेगा तो क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। इसको 20 से गुणा किया तो देखो ये सेंटीमीटर में और ये भी 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमारी संख्या बचेगी और कुछ नहीं बचेगा, मात्रक बचेगा। तो 10 की घात -8 तो ऊपर चलेगा, 10 की घात 8 हो गया। और 1.5 था तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 10 का, तो 200 के अंदर 10 का 20 के अंदर 10 का गुणा किया 200 हो गया, 200 के अंदर 15 का भाग दोगे तो आएगा 13.33 10 की घात 8। और इसको मैंने हमें पता है कि पॉइंट के अंदर जो डिजिटल टर्म होती है उसके अंदर में क्या है, एक पॉइंट के आगे एक ही संख्या होती है, और ये यहाँ से लेकर 9.99 तक हो सकती है, ठीक है ना। दो पॉइंट के आगे दो संख्या नहीं रखते। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो वही तरीका, एक पॉइंट उधर लेके जाना है तो 10 को ऊपर गुणा कर दो, 10 को नीचे गुणा कर दो। अब देखो पॉइंट उधर लेके जाना है तो ऊपर वाला 10 खर्च नहीं होगा, नीचे वाला खर्च होगा, तो ऊपर का क्या बचेगा, 10 की घात 1 और 8 और 1 क्या हो जाएंगे, 9। तो 10 की घात 9 परमाणु। इतने परमाणु है 20 सेंटीमीटर के अंदर कितने परमाणु है, वो होंगे 1.333 इंटू 10 की घात 9। आप यहाँ पर 1.33 तो रख सकते हो तो क्या उत्तर सही है, और 1.33 रखोगे तो भी उत्तर सही है। सिंपल से क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, और प्ले लिस्ट भी चेक कर लेना। मैं प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन और सारे पाठों के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के नोट्स सारों के प्रोवाइड करा दिए सभी पाठों के। वहाँ से देख के समझ सकते हो, और वहाँ से क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा कि सूत्र किस तरीके से बनते हैं करते हैं। मैंने उसमें एक चीज को बहुत ही बारीकी से बता रखा है कि सूत्र किस तरीके से बना है, ये सूत्र कैसे आया, उन सूत्रों को कैसे जोड़ा गया, सब चीजें बताइए, वो नोट्स इसलिए देख लेना। धन्यवाद।